सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड। सो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हियर वी हैव रिवीजन लेक्चर ऑफ सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे एंड ऑल द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन। एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। So about me, my name is Pranav. I am a first attempt chartered accountant with 5 years of experience after CA educator by passion, by choice. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे. Your educator for foundation level paper 3 maths LR stats and intermediate level paper 3 cost and management accounting, and proud to be part of the Bahubali team. This is my timings. YouTube पर रात को 8 बजे अभी सेट रिलेशन फंक्शन के रिविजन्स चल रहे हैं। स्पेशल क्लास पर हम कुछ ट्रेंडिंग सेशंस लेते हैं और प्लस के अंदर स्टैटिस्टिक्स चालू होने वाला है फ्रॉम 25th of August. Yes, you heard right. Mission Success Batch is going to start from 25th of August. We are going to cover around 75 to 80 marks completely live. But when you take an Academy Plus, you have the option to do the other topics from the other batches. That's completely fine. But this is the best batch a person can join now to crack December 2022 examination. यहाँ पर देखिए आप, क्विक गाइड फॉर न्यू स्टूडेंट्स। इस लिंक की मदद से आपको सारे टीचर्स के कंटेंट का एक्सेस मिल सकता है। टेम्परेरीली अभी ये लिंक वर्क नहीं कर रही है, बट डोंट वरी, एटलीस्ट फॉर माय कंटेंट यू कैन गो टू दिस लिंक। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्यू और ए कैपिटल है, पी कैपिटल है। इस लिंक को अगर आप डालोगे ब्राउजर में, यू कैन एक्सेस ऑल माई प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स आई हैव डन इन द फ्री प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। होप आप लोग भी तैयार हैं। एक बार जल्दी से लाइव चैट में सारे लोग, हाउ इज द जोश एवरीवन, आर यू रेडी? यस सर, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आता हूं सर क्लीन स्क्रीन में। ठीक है, यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बेसिक, जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। सर ये पूरा चैप्टर जो है 4 भागों में बटा हुआ है। एक बिल्कुल सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक है आपका यूज ऑफ सेट्स इन वर्ड प्रॉब्लम, तीसरा है आपका रिलेशंस, और लास्ट है आपका फंक्शंस। अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं, स्टडी मटेरियल जो हमको मिला है ICAI के द्वारा, उसमें इन्होंने जो सीक्वेंसिंग रखी है, पहले वो सेट पढ़ाते हैं, फिर वो फंक्शन पढ़ाते हैं, फिर वो रिलेशन पढ़ाते हैं, और फिर वे यूज ऑफ सेट्स इन द वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस या ये ऑर्डर ऑफ स्टडी मुझे लॉजिकल नहीं लगता भाई। इसलिए हम लोग किस हिसाब से पढ़ने वाले, मैं आपको वो बताता हूं। सर हम लोग हमारे तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले सेट्स पढ़ेंगे, जब हम सेट्स के कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। ये हो जाने के बाद, क्योंकि सेट से ही कनेक्टेड है रिलेशंस, तो फिर हम रिलेशंस पढ़ेंगे, और रिलेशन से ही कनेक्टेड है फंक्शंस। तो हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में इस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको लगेगा सर कभी आप एक्सरसाइज चौथी एक्सरसाइज के करवा रहे हो, कभी आप पहली एक्सरसाइज के करवा रहे हो, कभी आप दूसरे की करवा रहे हो। हैव फेथ इन मी, मैं जिस सीक्वेंस में आपको करवा रहा हूं वो बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है। आपने पीएनसी मेरे साथ अगर अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सर टॉपिक वाइज मैंने ग्रुपिंग कर दी थी। वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन एक साथ करवाए थे, नंबर फॉर्मेशन के एक साथ करवाए थे। उसी तरह का यहां पर मैं यूज तो स्टडी मटेरियल ही करूंगा, बस सीक्वेंस आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है सर, इसी सीक्वेंस में हमारी प्लस की क्लास में भी पढ़ाता हूं, जो हमारे नोट्स वहां पर दिए जाते हैं वो इसी सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, टारगेट हमारा भी ये है सर कि इसको और इसको 2 ही दिन में कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग टारगेट रखेंगे सर ये दोनों पार्ट्स को खत्म करने का, और कल का हमारा टारगेट रहेगा ये दोनों पार्ट्स को खत्म करने का। ठीक है, तो चलिए सर फटाफट फुल स्पीड में चालू करता हूं सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द सेट। सर कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका तुमने कलेक्शन बना लिया है ना, उसी को सेट्स बोलते हैं। लेकिन जब हम मैथ्स के अंदर आते हैं ना, तो कुछ कुछ खास बातें याद रखनी होती है, जैसे कि वेल डिफाइंड वर्ड, मतलब आपका कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं हु आर द 5 टॉप बॉलर्स ऑफ द टेस्ट मैचेस जिन्होंने मैक्सिमम विकेट लिए, तो ये 5 लोगों का कलेक्शन एकदम यूनिवर्सल है कि भाई सबसे ज्यादा मुथैया मुरलीधरन ने लिए, दूसरे शेन वॉर्न ने लिए, फिर अनिल कुंबले ने लिए, ऐसे करके 5 नाम होंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं बताइए व्हाट इज द सेट ऑफ 5 फेवरेट बॉलर, तो भाई फेवरेट तो ऐसी चीज है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, तो दैट सेट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है सेट का। दूसरा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जब भी हम सेट के अंदर ऐसे लिखते हैं ना 1 1 2 3 4 4,
तो भाई जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब आप आगे जाके यूनियन पढ़ोगे ना, वहां रिपीटेड एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हो। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल सेट हो गया, ठीक है। अब सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको टेक्निकल लैंग्वेज में हम एलिमेंट वर्ड बोलते हैं, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं। चलो अब थ्योरी क्वेश्चंस या छोटे छोटे क्वेश्चंस किसमें से बन के निकलते हैं कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। सर सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे अगर मैं आपको दिखा रहा हूं सेट ऑफ वॉवेल्स, मैं बोल रहा हूं V इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो वो जो मैं V कैपिटल लेटर दूंगा उसको, मतलब किसी भी सेट्स को अगर आपको सिंबलाइज करना है तो यूज द कैपिटल लेटर, डोंट यूज द एलिमेंट्स। इन केस मैं आपको कभी एल्जेब्रिक फॉर्म में किसी सेट को शो करता हूं कि माई सेट कंटेन्स अ एलिमेंट x एंड x इज इक्वल्स टू 2m, तो अगर मैं किसी एलिमेंट को सिंबलाइज कर रहा हूं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से करूंगा, तो वो जो मैं x बनाऊंगा छोटा बनाऊंगा। ये बेसिक सी बातें हो गई सर, जो मैं क्विकली आप लोगों को गो थ्रू करवा दूंगा, इसमें हम लोग ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। फिर आता है सर कि सेट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है सर, ये टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है सर। सेट को 3 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे मैंने यहां दिखा दिया सेट ए, सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैंने पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन। यहां पर आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि सेट कैसे बना हुआ है। दूसरा, द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, 2 से लेके 10 तक के जितने भी इवन नंबर हैं डिस्क्राइब कर दिया आपने। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। चलिए सर अब इसके आगे वाले फॉर्म में जाते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मेट ध्यान से देखना, जिन चीजों को तुम डिस्क्राइब कर रहे थे अगर उन्हीं चीजों को तुम प्रॉपरली लिस्ट डाउन करके लिख देते हो, लिस्ट डाउन करके मतलब मैंने बोल दिया देखो भाई सेट ए मेरा क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो कौन कौन से होते हैं वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। लेकिन अब इसको शो करने का एक पूरा नियम है, पूरा रूल है, एक प्रोटोकॉल है। क्या है वो प्रोटोकॉल, ध्यान से सुनिएगा। सारे एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग किया जाता है, जी हां सर किया जाता है, और सेट के स्टार्टिंग में और एंड में करली ब्रैकेट लगाया जाता है। ये जो करली ब्रैकेट होता है ब्रो, ये जो करली ब्रैकेट होता है जो मैंने यहां पर आगे और पीछे लगाया है, इस करली ब्रैकेट को ब्रेसेस भी कहा जाता है, और इसी वजह से इस वाले फॉर्म को हम ब्रेसेस फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका रोस्टर फॉर्म। तो जब आप अपने सेट में उनके एलिमेंट्स को प्रॉपरली लिस्ट डाउन करके दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टर या फिर ब्रेसेस फॉर्म। और उसके नाम से ही आपको याद रहेगा कि आपको कंपलसरीली ब्रेसेस लगाना है। मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर कोई बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दूं या सिंपल वाला ब्रैकेट लगा दूं या स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, क्या वो मान्य होगा? नो सर, बिल्कुल नियम कायदा है ये कि आपको करली ब्रैकेट ही लगाना है जब आप सेट को प्रेजेंट कर रहे हो। बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, 2 से लेके 10 तक के सारे इवन नंबर। मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10। सर आपने 2 और 10 को क्यों ले लिया? क्योंकि लिखा हुआ है इंक्लूसिव। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इन सबको आप कॉमा करके अलग अलग कीजिए और उसके बाद करली ब्रैकेट लगा के पूरा कर दीजिए। नाउ सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आप सभी को पता होगा सर। प्राइम नंबर में सबसे पहला आता है 2, अगला आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 11। ये रहे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो सेम एग्जांपल में जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीजें दी थी, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया है। मेरे हिसाब से दिमाग की बत्ती जल गई, मुझे लाइव चैट में आने की भी जरूरत नहीं है कि समझ में आया कि नहीं। ऑब्वियसली सबको समझ में आएगा, ये भी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा। चलो, तीसरा फुल फॉर्म होता है सर सेट बिल्डर या एल्जेब्रिक फॉर्म। अब इस वाले फॉर्म को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, उसके लिए मैं आपको ब्लैक स्क्रीन यहां पर ले रहा हूं और अच्छे से समझा रहा हूं उस चीज को। जैसे अगर मैं किसी सेट को ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाता हूं कि मेरा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो x के बराबर हैं, सच दैट x की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ m के बराबर है, एंड सच दैट m इज अ नेचुरल नंबर अप टू 5। तो क्या है, किसी साधारण सी चीज को जिसको कि रोस्टर फॉर्म में दिखाया जा सकता था, एकदम घुमा फिरा के इक्वेशन फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एक प्रॉपर्टी लिखी जा रही है। दिस इज द प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में प्रॉपर्टी बता रहा है कि यहां पर हमें सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेना है जो हमारे m से 2 गुना हो। और m की वैल्यू क्या है, तो बोला m की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 वैल्यूज का हमको डबल करके लेना है सेट के अंदर। मतलब सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, मतलब जो आपका सेकंड वाला एग्जांपल था जिसमें आपने सेट बी लिखा हुआ था,
हाँ बेटा ये वही वाला एग्जाम्पल है, मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ। जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल था ये वही वाला एग्जाम्पल है सर, उसी को मैंने थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया है। अब ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट कैसे बना है, कैसे बिल्ड हुआ है, इसके बारे में तुमने प्रॉपर लिख दिया है। और दूसरा एल्जेब्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन टाइप की यहां पर बना देते हो ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसा बन रहा है। दैट्स इट सर। तो ये लीजिए, सेट बिल्डर या एल्जेब्रिक फॉर्म कब होता है? सबसे पहली बात तो सर ये वाला फॉर्मेट तभी एप्लीकेबल होगा जब तुम्हारे पास नंबर्स होंगे। मुझे बताओ, क्या मैं वॉवेल्स को इक्वेशन में दिखा सकता हूं? एक ऐसी इक्वेशन बना सकता हूं जो वॉवेल्स को प्रेजेंट करती हो? अल्फाबेट की इक्वेशन थोड़ी होती है सर। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो फॉर्मेट इट इज ओनली फॉर नंबर्स। दूसरी बात, इसमें आप क्या करते हो, जो आप जिस मेथड से उसको लिखते हो ना, उसको प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं, क्योंकि आप वहां प्रॉपर्टी शो करते हो अपने एलिमेंट की। नो प्रॉब्लम सर। अब जैसे वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिया, उसी सेम चीज को फिर से एक दूसरे तरीके से दिखाया। x such that x is equals to 2m where m is a positive integer less than 6। वहां बोला था मैंने m is a natural number up to 5, यहां बोल रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। बात वही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का डबल कर दोगे तो 2 4 6 8 10, सेम थिंग्स आर देयर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब आपके सामने सबसे पहला सवाल आ चुका है और आपको इस सेट बिल्डर वाले फॉर्म को देखकर रोस्टर फॉर्म बना के दिखाना है। इस तरीके के सवाल आते हैं सर पेपर में। तो क्या लिखा हुआ है, एक सेट है, वहां पर लिखा हुआ है x। अच्छा, जैसे मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा था, x सच दैट x, उसको ऐसे भी दिखाया जाता है, x सच दैट x। तो ये दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, तो x सच दैट x इज बिटवीन 0 एंड 5। 0 से बड़ा नंबर है और 5 से छोटा नंबर है, और x की वैल्यू सिर्फ इंटीजर होनी चाहिए। तो क्या मुझे कोई बताएगा भाई कि 0 से लेकर 5 तक के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं? तो तुम बोलोगे सर 1 2 3 और 4। क्या मैं 0 और 5 को लूं या ना लूं? सर 0 और 5 को आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो साइन लगा हुआ है वो सिर्फ लेस देन और लेस देन का लगा हुआ है। अगर लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी लगा होता ना, तो तुम 0 और 5 को इंक्लूड कर देते। अभी तुम उनको इंक्लूड नहीं करोगे। तो दैट इज द आंसर विच इज ऑप्शन बी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोगों को क्लियर है? बताइए भैया, यस और नो। दिमाग की बत्ती जल रही है, फ्लो बन रहा है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटर्न एज। सर 0 से काउंट करते हुए 10 तक जाना है आपको, तो ये कौन सा सेट प्रेजेंट कर रहा है? सर x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक इंक्लूसिव, क्योंकि मोर देन के साथ इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, और वैल्यू देनी है 2x। तो 0 2 जा 0, 2 2 जा 4, सॉरी 0 2 जा 0 एंड 1 2 जा 2, 3 2 जा 2 2 जा 4, 6 8 10। क्योंकि 0 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज ले रहा है ना वो, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अच्छा, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन सर, वेरी गुड क्वेश्चन। आपका जो सेट है वो है 1 माइनस 1 का पावर x। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फॉर ऑल द इंटीग्रल x, मतलब x कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, ओनली इंटीजर्स, मतलब x की वैल्यू सिर्फ इंटीजर्स हो सकती है। तो मैंने क्या बोला, समझने के लिए चलो एक काम करते हैं, कुछ सैंपल इंटीजर्स लेकर देख लेते हैं। आई होप सबको इंटीजर का मतलब पता है। ठीक है सर, तो कुछ सैंपल इंटीजर्स ले लेते हैं। लेट्स से एक बार हम लोग लेके देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस माइनस 1 का पावर 1 विच इज 1 माइनस माइनस 1 विच इज 2। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अगर हम x की वैल्यू लेके देख लेते हैं, चलो 0, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 की पावर 0 विच इज 1 माइनस 1, आंसर है 0, नो प्रॉब्लम। और अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं सर 1 माइनस 1 ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लिया, एक 0 ले लिया, एक नेगेटिव इंटीजर लेके देख लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 की पावर माइनस 1 which is equals to 1 minus 1 upon minus 1 which is again equals to 1 minus minus 1 which is equals to 2। तो कहने का मतलब सर यहां पर यह है कि आप कोई भी इंटीजर ले लो, या तो आंसर 2 आ रहा है, या तो आंसर 0 आ रहा है, या तो आंसर 2 आ रहा है, या तो आंसर 0 आ रहा है, और वो होगा भी। अगर आप ध्यान से देखते हो इस वाले सेट बिल्डर फॉर्म को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्योंकि -1 के दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। -1 का पावर अगर ऑड में होगा तो आंसर -1 रहेगा, -1 का पावर अगर इवन में होगा तो वो +1 बन जाएगा। तो सिर्फ वही वैल्यूज चेंज हो रही है, -1 +1 -1 +1, इसलिए आंसर आ रहा है 2 0 2 0 2 0।
इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका होगा क्या भैया जी? आई होप आपको मेरी बात ये वाली भी समझ में आ गई। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। इफ E is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the subset of E satisfying 5 plus x more than 10 is equals to। सर अगर E की वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप बताइए कि एक ऐसा सेट बनाइए जो इस वाली चीज को सेटिस्फाई करता हो कि 5 प्लस एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है। मैंने बोला यार इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, इसको ऐसे लिख दो ना कि अगर 5 प्लस एक्स इज मोर देन 10 है तो इसका मतलब x इज मोर देन 10 माइनस 5 है, इसका मतलब x इज मोर देन 5। मतलब आप एक ऐसे सेट को ढूंढ रहे हो जिसमें वैल्यूज 5 से बड़ी हो लेकिन इनमें से ही कोई वैल्यू हो। तो 5 से बड़ी वैल्यू और इनमें से ही हो तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 5 से बड़ी 6 7 8 9। तो बता दीजिए भाई सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। दैट्स इट, वेरी क्लियर। नाउ सेट के अंदर एक दूसरा टॉपिक आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हो, और इनफाइनाइट मतलब नहीं काउंट किए जा सकते। जैसे मैं तुमको बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आखिरी कौन सा भाई, किसको पता? इनफाइनाइट हो गया। पर अगर मैं तुमसे बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो फिर वो काउंटेबल नंबर हो गया, 99 नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है, चलिए सर, वेरी गुड। नेक्स्ट सेट ऑफ क्यूब्स, सर इनफाइनाइट सेट हो गया। The set 2 to the power x where x is any positive rational number। अब भाई 2 के ऊपर तुम कितना भी पावर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ना तो तुम्हारे पॉजिटिव रैशनल नंबर कभी खत्म होंगे, तो 2 में उसका पावर लगाने से वो वैल्यू भी कभी खत्म नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बिकम इनफाइनाइट। अच्छा जी, n प्लस 1 अपॉन 2 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है ये किस चीज का फॉर्मूला है? किसी को याद आ रहा है? सर ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये उसका फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो n प्लस 1 2 की वैल्यू क्या होगी अगर n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है? अब बताओ भाई, जब नेचुरल नंबर की कोई सीमा नहीं है तो उसके सम की कहां से कोई लिमिटेशन होगी? वो भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला टॉपिक आता है बिलोंग्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी सेट है तो कोई एलिमेंट उसको बिलोंग करता है। तो कोई भी सेट का अगर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है। ये हो गया बिलोंग्स टू वर्ड का मीनिंग। और बिलोंग्स टू वर्ड के लिए आप क्या सिंबल यूज करते हो? ये वाला सिंबल। ये ई नहीं है, इसे कहा जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन वाले सिंबल का कहां यूज करना ध्यान रखिएगा। हमेशा किसी एलिमेंट को दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इस चीज को शो करने के लिए हम एप्सिलॉन यूज करते हैं। अब गलती से कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग ये कर देते हैं कि बोलते हैं देखो भाई सेट ए में एलिमेंट है 1 और 2, सेट बी में एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4। तो वो ये बोलने लगते हैं कि भाई देखो सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी को। नहीं भाई, दिस इज रॉन्ग। एप्सिलॉन साइन का यूज किसी सेट के लिए नहीं होता, इट इज ओनली टू शो अ एलिमेंट। मतलब मैं यहां बोल सकता हूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, यहां बोल सकता हूं 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी एंड 4 बिलोंग्स टू बी। बट जो आपने लिखा ए बिलोंग्स टू बी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अच्छा, यहां पर अगर मुझे कभी ऐसा दिखाना हो कि भाई ये जो 3 और 4 हैं ये ए में बिलोंग नहीं करते, तो नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे दिखा देते हैं, डू नॉट बिलोंग्स टू ए, कि भाई सेट ए में 3 नहीं है, तो 3 डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है सर, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एप्सिलॉन है, मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बस मैंने आपको वो खास बात बता दी जो नहीं करनी है आपको, बाकी सब तो इजी है। अगला पॉइंट, अगला आता है सबसेट। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था ना सर कि 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स है जो बी में भी प्रेजेंट है, तो यहां पर जो एप्रोप्रिएट साइन लगना चाहिए था वो था सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो चलिए अब सबसेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर अगर कोई सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू अनदर सेट, सेट बी में भी पाए जाते हैं। इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं सर कि हमारा जो सेट ए है, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट बी। ठीक है सर। तो जो छोटा वाला सेट होता है ना, वो बड़े वाले का सबसेट होता है। तो छोटे वाले को बेबी कंगारू मानो और बड़े वाले को मम्मी कंगारू मानो। तो भाई यहां पर देखो तुम हमारे वाले एग्जांपल में ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2 और बी के अंदर 1 और 2 तो है ही और उसको छोड़कर भी और कुछ है, तो जूनियर कौन कहला गया? सर ये जूनियर कहला गया। और बी क्या कहला गया? सीनियर कहला गया। तो ए इज द जूनियर ऑफ बी एंड बी इज द सीनियर ऑफ ए।
अब आपको पता है जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे तो अब आपको दूसरे वर्ड सुनने को मिलेंगे। जूनियर का मतलब होता है सबऑर्डिनेट और सीनियर का मतलब होता है सुपीरियर। तो ए इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपीरियर ऑफ ए। उसी से हमारे वर्ड बन के निकले हैं कि भैया ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अच्छा, जैसे सबसेट होता है वैसे सुपरसेट होता है? जी हां। तो जो बड़ा है वो छोटे का सुपरसेट है और जो छोटा है वो बड़े का सबसेट है। और इसको कैसे याद रखोगे? सब मतलब सबऑर्डिनेट जूनियर और सीनियर हो जाएगा तुम्हारा सुपरसेट। तो यही सबसेट वाले सिंबल को अगर तुम उल्टा लगा दोगे ना तो वो कहला जाएगा सुपरसेट। दैट्स इट, कंप्लीट। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज आ जाते हैं वो है प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। सर एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट्स, एक सेट के अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो ये वाला सेट उसका सबसेट हो जाता है। लेकिन इस डेफिनेशन का मिसयूज हो गया। कैसे मिसयूज हो गया? देखो, मान लो एक सेट है 2, 3 और 7 और मान लो दूसरा सेट है 3, 7 और 2। अच्छा जी, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट क्या मैं बोल सकता हूं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है? जी हां, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहां पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि बी सीनियर है और ए जूनियर है? नहीं सर, यहां तो इनफैक्ट ए और बी दोनों बराबर हैं। तो हमारा इंटेंशन सबसेट बनाने का यह था कि हम जूनियर और सीनियर को अलग अलग दिखा सकें, लेकिन यहां तो लूप होल निकल के आ गया। यहां तो दो इक्वल सेट भी आपस में एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो हमने इसको ना खराब वाला सबसेट बोल दिया कि कभी अगर दो सेट आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो इस तरह का जो सबसेट बनेगा, इस तरह का जो सबसेट बनेगा उसमें थोड़ा सा दाग लगा दो। दाग लगा दो मतलब सबसेट के नीचे थोड़ा सा लाइन बना दो और इसका अलग नाम रख दो। इसको बोल दो नहीं भाई, हम जिस पर्पस के लिए सबसेट बनाए थे तुम वो नहीं हो, क्योंकि तुम सीनियर जूनियर बता ही नहीं पा रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट। तो सीधा सिंपल सा मतलब है सर, इफ टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब उनके सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। देयर इज नो सीनियर नो जूनियर। इन दैट केस द टाइप ऑफ सबसेट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट। दैट्स इट। स्टोरी से तुम इसको याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। अगर मान लो आपके पास दिया है कि सेट ए के अंदर 2, 3 और 7 ये तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो सोचो ऐसे कौन कौन से सेट हो सकते हैं जो इस वाले सेट के सबसेट होंगे। इसके अलग अलग सबसेट्स बनाने की सोचो। सर एक सबसेट बन सकता है 2, एक सबसेट बन सकता है 3, एक सबसेट बन सकता है 7, एक सबसेट बन सकता है 2,3, एक सबसेट बन सकता है 3,7, एक सबसेट बन सकता है 2,7, एक सबसेट 2, 3, 7 खुद बन सकता है, और एक और सबसेट होता है जिसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, दैट इज 5। तो ऐसे अगर हम काउंट करने जाए ना कि एक सेट के कितने सबसेट होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकल कर आ रहे हैं यहां पर। तो ये मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं है, यहां पर एक फॉर्मूला भी लगता है सर कि अगर आपके सेट में टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे यहां 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप ये काउंट देखना चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, तो पता उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप कर दोगे द फॉर्मूला 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर n, दैट इज 8। अरे वाह, काउंट मैच कर गया 8। तो बताइए मुझे, मान लो देयर इज अ सेट बी, देयर इज अ सेट बी और उसमें है तुम्हारे पास 1, 6, 5, 4। क्या आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आर देयर इन केस ऑफ सेट बी? बताओ काउंटिंग कितनी आएगी? सेट बी के कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं? सर तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर 4, द आंसर इज 16। अच्छा जी, एक और बात, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 8 सबसेट बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें से एक सबसेट जो है ना उसको हम प्रॉपर नहीं मानते, वो है ये वाला, इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। जो उसके इक्वल होता है वही इम्प्रॉपर होता है, ठीक है सर? तो अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि बताइए भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट आर देयर, तो तुम बोल दोगे टोटल 8 में से एक रिमूव कर दो, तो आंसर 7 आ जाएगा। क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही होता है, तो बस उसको रिमूव करना है। तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का। बात खत्म सर। अगला, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 2, 3, 5, ये भी कोई पूछने वाली बात है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। If R is the set of positive rational number and E is the set of real number,
हैंड रेस करके जेन्युइनली ऑनेस्टली सारे बच्चे बताना, क्या आप लोगों को रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नॉन इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, इन सारी टर्म्स के बारे में एकदम क्लैरिटी है माइंड में कि नहीं है? अगर नहीं है तो मैं 5 मिनट लेकर बता दूंगा, लेकिन तुमको एडमिट करना पड़ेगा कि हमको 10वीं वाली चीजें भी भूल गई हैं सर। बता दो आप एक बार, एडमिट करो कि तुमसे नहीं बनता। कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को नहीं है क्लियर। चलो अच्छी बात है, जिनको क्लियर है बहुत अच्छी बात है, पर जिनको क्लियर नहीं है आपको बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां पर हूं आपको। लेकिन अब जब मैं बता रहा हूं ना, तो इसके बाद भी अगर तुमको नहीं समझ में आया या फिर तुम नहीं ध्यान दे रहे हो, तो फिर तुम्हें तुम्हारे ऊपर शर्म आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं 5 मिनट में, वो बचपन का प्यार है भाई, बहुत ही छोटी सी चीज है यार, बचपन वाली चीज है। ध्यान से सुनिएगा, हालांकि बचपन में समझ में नहीं आती, पर अब तो समझ लो। सो देखो भाई, नंबर्स जो होते हैं हमारे, नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे नंबर जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सर रियल नंबर्स, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि पाए नहीं जाते, सिर्फ कहे जाते हैं। पहले इमेजिनरी की बात कर देता हूं, उसके बाद रियल का तो कहानी बहुत बड़ा है, तो पहले इमेजिनरी की बात कर देता हूं। इमेजिनरी में कैसे नंबर आते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर 1/0, जो कि कभी निकल ही नहीं सकता, कैलकुलेटर में निकाल के देख लो, अनडिफाइंड बोल देगा, एरर आ जाएगा। दूसरा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट, ये भी नहीं निकलता, इनफाइनाइट हो गया, ये कोई नंबर थोड़ी है, ये तो सिर्फ एक शो कर रहे हो। तो ऐसे नंबर जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आता है रियल, तो रियल का मैं अभी एग्जांपल नहीं दूंगा, रियल में मैं बस वो बोलूंगा जो इमेजिनरी नहीं है, जो इमेजिनरी नहीं है, जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं वो रियल है। अब उसमें फिर वेराइटीज पढ़ते हैं सर हम लोग। चलो भाई, कौन कौन सी वेराइटी होती है? रियल में सबसे मेन वेराइटी आती है रैशनल और इररेशनल। इररेशनल मतलब ऐसे नंबर जिन्हें रेशियोज के फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल √3। अब √3 एक ऐसा नंबर है जो बस कैलकुलेटर में आगे बढ़ता जाता है, उसको उसके फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √2, इन्हें रैशनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और रैशनल में कौन से लिखे जा सकते हैं? जैसे 3/5, ये एक रैशनल नंबर हो गया। √16, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि √16 को जब तू सॉल्व करेगा ना, वो एग्जैक्टली 4 बन जाएगा, और 4 को तू 4/1 भी बोल सकता है। उसके बाद मान लो सिर्फ सिंपली 10 लिख दूं, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है। ये भी बात सही है सर। तो ये हो गया रैशनल। अब रैशनल के अंदर भी डिफरेंट वेराइटीज आती हैं। जैसे सर मेन जो 2 क्लासिफिकेशंस आते हैं वो आते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो इंटीजर वो वाला रैशनल नंबर कहला गया जिसका डिनोमिनेटर 1 है, जिसका डिनोमिनेटर 1 है, मतलब कंप्लीट वाले नंबर, जो फ्रैक्शन वाले नंबर ना हो। फॉर एग्जांपल -1, 2, -3, 0, 5, 8, ये सब होगा तुम्हारे इंटीजर। और नॉन इंटीजर में कौन से आते हैं? लाइक दिस 3/2, 4/5, जिनको अल्टीमेटली सॉल्व करने जाओगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा। और फिर इंटीजर के अंदर भी 3 वेराइटीज होती हैं। वो इंटीजर जो नेगेटिव साइड्स के होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। एक इंटीजर होता है 0 और एक इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को प्यार से कुछ और कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को प्यार से नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। और रही बात होल नंबर की, तो पॉजिटिव इंटीजर और 0 का जो ग्रुप होता है उसे होल नंबर कहा जाता है। अब ये आपका डायग्राम बन गया है एकदम होलिस्टिक, पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसिव। इसमें सारे की डेफिनेशन कवर हो गई है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं तुमसे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो अ रियल नंबर? हाँ, इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इररेशनल नंबर आर ऑल्सो रियल नंबर, रैशनल नंबर आर ऑल्सो रियल नंबर, इंटीजर आर ऑल्सो रैशनल? मतलब तू अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर उनके सीनियर है और नीचे उनके जूनियर है। सो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस चीज को याद रखिए। तो सबसेट वाला कॉन्सेप्ट और नंबर वाला कॉन्सेप्ट, हमने दोनों कॉन्सेप्ट को आपस में मिक्स कर दिया है। ये डायग्राम का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। और अब मैं जा रहा हूं सर इसके एक्चुअल क्वेश्चंस लेने। R इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, E इज द सेट ऑफ रियल नंबर। भैया रियल नंबर जो है वो दादाजी है, सबसे सीनियर है, तो बाकी सारे लोग उसके जूनियर हैं। तो R जो है वो सबसेट होगा E का। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको वो ट्री याद आना चाहिए जो ट्री मैंने बनाया है। N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड I इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर।
आइडियली अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों चीजें सेम है, तो सबसेट के कॉन्सेप्ट में जाने से पहले तुम सीधे यही बोल दो ना कि ये दोनों इक्वल हैं। वैसे इनको ये दोनों ऑप्शंस नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन भी गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एम्बिगुअस बोल सकता हूं मैं कि यहां ए और सी दोनों सही है, लेकिन क्योंकि मॉड्यूल हर बार ए टिक करता आ रहा है, तो अगर एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप भी ऑप्शन ए को टिक करके आ जाइएगा। अगला, I is the set of isosceles triangle and E is the set of equilateral triangle। मैं यहां पर बहुत ज्यादा ओरली नहीं बोलूंगा, सीधे ट्राइंगल बनाऊंगा तभी समझ पाओगे तुम। ये ध्यान से देखो, तुम्हारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR। यह है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स हैं 5, 5 और 5। एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास जो इक्विलेटरल नहीं बनाना चाहता हूं मैं, एक दूसरा ट्राइंगल है जो तुम्हारे पास है ये, जिसकी ये दोनों साइड 6 और 6 हैं और ये वाली साइड 8 है। ठीक है सर, ये ट्राइंगल का नाम है ABC। और एक और ट्राइंगल है तुम्हारे पास जिसकी ये साइड है 3, ये साइड है 5 और ये साइड है 7। तो ऐसी रैंडम वाला ट्राइंगल है XYZ। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ इसमें से कौन कौन से ट्राइंगल ऐसे हैं जो हमारे सेट I का पार्ट बनेंगे, I का पार्ट I, और कौन कौन से सेट E का पार्ट बनेंगे। तो पहले E की बात कर लेता हूं। मैं बोलूंगा सेट E में हमारे पास सिर्फ AB PQR आएगा, सिर्फ PQR, बिकॉज इन तीनों में से सिर्फ एक ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, PQR। कॉमन ही लगाना है मुझे, PQR तो एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल होगा जो इक्विलेटरल में आएगा। लेकिन अगर मैं आइसोसेलस की बात करूं तो आइसोसेलस में ABC तो आएगा ही आएगा क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन PQR भी आएगा। अब यही वाली बात समझनी है कि सर यहां पर PQR क्यों आएगा। यहां पर PQR इसलिए आएगा सर क्योंकि आइसोसेलस का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल। किसी भी ट्राइंगल को आइसोसेलस बोलने के लिए कंडीशन होती कि कम से कम उसके 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। मतलब जो ट्राइंगल इक्विलेटरल है वो आइसोसेलस भी है। अब आप मुझे खुद बता दो कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। सर E इज अ सबसेट ऑफ I, सीधी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, द करेक्ट आंसर विल बी B। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। द ओनली थिंग विच इज अ कैच इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलस, जो आपको अगर बचपन में नहीं पता थी तो आज उसको जान के रख लो अपने पास कि कम से कम 2 साइड जिसकी इक्वल होती है उसको हम आइसोसेलस बोलते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट, इफ R इज द सेट ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल एंड I इज द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल ओनली, देन बताइए इसमें से क्या होगा। आइसोसेलस राइट एंगल और सिर्फ आइसोसेलस, तो सिर्फ आइसोसेलस में तो ज्यादा लोग काउंट होंगे और आइसोसेलस में राइट एंगल वाले तो छोटे कहला गए, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो ये जूनियर हो गया, वो सीनियर हो गया, तो R इज अ सबसेट ऑफ I हो जाएगा बिकॉज R इज जूनियर। नाउ इक्वल सेट्स, कोई भी 2 सेट्स को इक्वल कब बोलते हो तुम, जब दोनों के सारे एलिमेंट एक जैसे हों। क्या ऑर्डर मैटर करता है? मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि सेट A है 1 2 3 4 6 8 और सेट B है 2 4 8 1 6, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, हाँ। दोनों में 5 एलिमेंट्स हैं, हाँ। दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता सर, ऑर्डर हैज नो रेलेवेंस। नाउ एम्प्टी सेट, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सेट है सर जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, इसकी जरूरत आगे चलकर पड़ेगी जब हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, तो उसे बोलते हैं नल सेट। अब सबसे ज्यादा सवाल जो पेपर में पूछा जाता है नल सेट से वो ये पूछा जाता है कि उसे डिनोट कैसे किया जाता है। सर एक तो सही तरीका ये है और दूसरा सही तरीका ये है, तो गलत तरीका कौन सा है? गलत तरीका है कि तुम 5 बना के ये लगा दो। नो, दिस इज रॉन्ग वे। या तो आप सिर्फ 5 दिखाइए फिर ब्रेसेस मत लगाइए, और अगर आपको ब्रेसेस लगाना है तो बीच में कुछ मत लिखिए, दोनों में से कोई एक चलेगा। दोनों को मिक्स करोगे दैट इज द रॉन्ग प्रेजेंटेशन। नाउ नल सेट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये देख लो, सवाल आ गया। सर दिस इज द करेक्ट वन। 2 3 5 7 4 6 8 10, बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तुमको जरूरत की बात चल रही थी ना कि कहां प्रेजेंट, मतलब इसका यूज क्या है, तो यहां यूज है इसका। सर इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी इंटरसेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन इतना तो सबको पता है यार कि इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन मतलब 2 सेट के बीच का कॉमन सेट। तो सर यहां पर इंटरसेक्शन हमारा है कुछ भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 5 नहीं मतलब नल सेट, ठीक है। चलो
ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसको बहुत ज्यादा यूज में आता है सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो सबसे पहला ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन, कि मान लीजिए आपको दो सेट्स दिए हुए हैं और दो सेट्स में से आपको मिलाकर एक नया सेट बनाना है जो सिर्फ उन एलिमेंट्स को दिखाएगा जो वो दोनों सेट्स के बीच में कॉमन है। दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी, जिसे कि हम इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। यूनियन आता है। यूनियन क्या बोलता है? यूनियन कहता है हमारे जो सेट ए और सेट बी है ना, उनके दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स कर दो, मर्ज कर दो। लेकिन जब तुम वो तीसरे सेट को दिखाओगे मर्ज वाले को, तो क्योंकि तुमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना उसको सिर्फ एक बार दिखाओ, दो बार मत दिखाओ। ठीक है, तो चलिए सर एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं इन दोनों चीजों को। अगर मान लीजिए हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 6 3 5 4 और हमारे पास सेट बी दिया हुआ है दैट इज 1 2 3 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों बता दीजिए जल्दी से सेट ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, तो आप बोल दो कि सेट ए इंटरसेक्शन बी में 6 कॉमन है क्या? नहीं। 3 कॉमन है क्या? यस। 5 कॉमन है? यस। 4 कॉमन नहीं है, 3,5 आ जाएगा। और वही अगर मैं आपसे बोल दूं ए यूनियन बी जो सेट बनेगा एक और, जो दोनों को मर्ज करके बनेगा, उसमें क्या आएगा? तो तुम बोलोगे 6 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। लेकिन 3 और 5 क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं तो उनको दो बार मत लिखिए, दो बार मत लिखिए। दैट इज कॉल्ड एज यूनियन। कितना सिंपल है ब्रो। अगला डी मॉर्गन लॉ। वैसे तो डी मॉर्गन लॉ मैं रेगुलर क्लास में डिराइव करके बताता हूं, लेकिन अभी सिर्फ इसकी मेमोरी ट्रिक याद करवाता हूं। सिंपल सी ट्रिक है सर। अगर आपके पास कोई पी इंटरसेक्शन क्यू करके दो सेट्स का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, अगर बाहर लगा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट का ना होना, उल्टा सेट, यूनिवर्सल से जो कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ब्रैकेट हो गए गायब, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री उठा के इन दोनों के ऊपर डाल दो। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उल्टा कर देना, तो P बन गया P कॉम्प्लीमेंट्री, Q बन गया Q कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहां पर जो इंटरसेक्शन दिया उसका क्या होगा? वो भी उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह वो यूनियन बन जाएगा। वही सेम चीज नीचे भी याद करने की है आपकी, कि अगर P यूनियन Q के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगाए तो P में भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो, Q में भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो, दोनों को उल्टा कर दो, और जो बीच में यूनियन है उसको भी रिवर्स कर दो, इंटरसेक्शन बना दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है सर। फिर सेट ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो तुम्हारे पास सेट ए दिया हुआ है 3 4 5 8 9 और तुम्हारे पास सेट बी दिया हुआ है 1 2 6 7 9। अब अगर तुमसे कोई बोलता है कि भाई जल्दी से बता दो व्हाट इज सेट ए माइनस बी, व्हाट इज सेट ए माइनस बी, तो इसका मतलब होगा सेट ए में से, फ्रॉम सेट ए उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो ए और बी में कॉमन है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स ले लो जो ओनली ए को बिलोंग करते हो, ओनली ए को बिलोंग करते हो। अब जैसे 3 की बात है, सर 3 सिर्फ ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है। 4 भी सिर्फ ए में आ रहा है, 5 भी सिर्फ ए में आ रहा है, 8 भी सिर्फ ए में आ रहा है, लेकिन 9 ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो सर यहां पर आ जाएगा 3 4 5 8। मतलब कॉमन वालों को रिमूव कर दो, सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स ले लो जो एक्सक्लूसिवली ए को बिलोंग करते हो। ठीक है जी, 3 4 5 8, वेरी गुड गाइस। और अगर मैं तुमसे बोलूं बी माइनस ए तो क्या करोगे? तो बी माइनस ए का मतलब होगा ओनली बी, ये सेट बी में से उन लोगों को रिमूव कर दो जो बी और ए में कॉमन है। मतलब फिर से 9 रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा कौन फिर? 1 2 6 एंड 7, 9 रिमूव हो गया इसमें से भी। दैट इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। इन चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने सीधे एग्जाम्पल ले लिया। E is a set of positive even number and O is a set of positive odd number। दोनों का यूनियन करोगे तो क्या होगा? अरे इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को मर्ज कर दोगे तो नेचुरल नंबर बन के निकल आएंगे। सो दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। n एक पॉपुलर सिंबल होता है नेचुरल नंबर का, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। अगर कैपिटल N लिखा और उसका डिस्क्रिप्शन ना दिया हो कि क्या है, तो बाय डिफॉल्ट n का मतलब नेचुरल मानना। A यूनियन A, दो सेम सेट का अगर तू यूनियन निकालेगा तो भाई दोनों में तो सब कुछ कॉमन है, तो एक ही बार लिखेगा तो घूम फिर के ए में ही आ जाएगा। फिर क्या मतलब निकला यूनियन निकालने का? और दो सेट के कॉमन निकालेगा तो सब कुछ ही कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में भी ए आ जाएगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सर याद कर लो हमारा ट्रिक, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट यूनियन को बना दो इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट यूनियन को बना दो इंटरसेक्शन। अगला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट ओपन किया, ए में कॉम्प्लीमेंट बी में कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बन गया यूनियन, ऑप्शन बी। A यूनियन E where E is a superset of A। अब देखो भाई, अगर E is a superset of A मतलब A के सारे एलिमेंट्स E में तो ऑलरेडी हैं, तो जब तू इन दोनों का यूनियन निकालेगा तो कोई भी एडिशनल एलिमेंट तो आएगा नहीं।
जितने ई के एलिमेंट है वही के वही काउंट होंगे, तो घूम फिर के वो तुम्हारा ई ही आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। समझो ना, मान लो तुम्हारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3 और मान लो तुम्हारे पास सुपर सेट दिया हुआ है ई विच इज 1 3 2 5 4। अब अगर तू इन दोनों का यूनियन निकालेगा तो 1 2 3 तो एक बार आ गया, अब 1 2 3 दूसरी बार काउंट नहीं होगा, बचेगा 4 और 5। मुझे बताओ जो भी तुम्हारा ए यूनियन ई निकला है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? सेम ही तो है सर। यही बताने की कोशिश इस एग्जांपल में की जा रही है। ए इंटरसेक्शन ई, इसी एग्जांपल में इंटरसेक्शन पूछ लेता हूं मैं तुमसे, चलो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3, और ये जो कॉमन है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो अगर दो सेट्स हैं जिसमें से एक जूनियर है और एक सीनियर है और दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो इंटरसेक्शन आएगा जूनियर के बराबर। सिंपल है, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, अब देखो भाई ए जो है वो ई का सबसेट है और ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब ई के बाहर वाले सारे एलिमेंट जो ई में नहीं है, तो ऐसा तो कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं ना। जब ई के अंदर ही पूरा का पूरा ए इंक्लूडेड है, तो अगर तुम नॉन ई वाले एलिमेंट ले रहे हो तो वो ए के साथ कैसे कॉमन आ सकते हैं? ए तो खुद ई की फैमिली में बिलोंग करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन 5, सर 5 का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर 5 आएगा। उसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब सर ए को छोड़ के सारे एलिमेंट और ए वाले एलिमेंट दोनों को यूनियन कर दोगे तो टोटल सेट के बराबर बन जाएगा, दैट इज ई। चलो फिर यहां पर देख लो क्या दिया है, 1 2 3 4 3 5 7। आपसे ए डेल्टा बी पूछ रहा है और ए डेल्टा बी का मीनिंग उसने खुद बता दिया है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो पहले ए माइनस बी निकाल देता हूं, ए माइनस बी हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 में से 3 हटा दो, बच गया 1 2 4, क्योंकि 3 कॉमन है ना दोनों में। और बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा 3 5 7 में से 3 हटा दो, 5 और 7। अब जब तुम इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 1 2 4 5 7 विच इज ऑप्शन ए। फिर यूनिवर्सल सेट ई एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, मतलब 1 से लेकर 24 तक, और ए की वैल्यू 2 6 8 14 22, ये और ये। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? इसमें से बता दो। अरे सर तो टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन बनाया था क्या? क्योंकि ऑप्शंस में तो डी मॉर्गन लॉ पूछ रहा है तुमसे। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का बन गया यूनियन। तो जहां पर भी डी मॉर्गन लॉ का सही फॉर्मूला उसको टिक कर दो, ठीक है। अब सर बार बार आप यूनिवर्सल और कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हो, थोड़ा समझा तो दो क्या होता है। देखो भाई, कभी भी तुमसे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए ना, तो तुम्हें यूनिवर्स की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ एक क्लासरूम में देयर आर 34 बॉयज, तो क्या आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? आप बोलोगे नहीं सर कैसे बता पाएंगे, आप पहले टोटल तो बताओ। वही वाला खेल यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का है। तुमसे कोई बोलता है कि बताओ व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ पी, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट पी में नहीं है, तो तुम बोलोगे भाई पहले ये तो बताओ कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। उसी टोटल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। समझिएगा, यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया एस, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले हैं 1 2 3 4 5 6, और अब मैं तुमसे बोलता हूं देयर इज अ सेट पी, और सेट पी है 2 4 और 3। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ भाई व्हाट इज पी कॉम्प्लीमेंट, तो तुम बता सकते हो कि भाई 2 4 और 3 को छोड़ के कौन से एलिमेंट्स है जो एस में प्रेजेंट है, जो पी में नहीं है। तो कौन कौन से लोग पी में नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला भाई 2 3 4 को छोड़ के बाकी पी में नहीं है, मतलब बच गए कौन से? मतलब बच गए आपके 1 5 और 6, ये हो गया पी कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी काउंटिंग को ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं, लेकिन इसमें सिंबल मजेदार है। सिंबल क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास सेट दिया ए 1 2 5 9, तो तुमसे पूछा जाएगा एन ए, बताओ एन ए की वैल्यू क्या है? तो एन ए का मतलब हो गया हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन ए, दैट इज एन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एनी सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ऐसे सेट को हम प्यार से सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगला सर, अगर आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, अब आपको कार्डिनल नंबर निकालना है पी इंटरसेक्शन क्यू का। अब देखो पी और क्यू में कितने एलिमेंट कॉमन है? 1 कॉमन है, 2 नहीं है कॉमन, 3 कॉमन है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। सर 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू जो सेट बनेगा उसमें कितने लोग आएंगे? काउंटिंग क्या रहेगी? 2 ओनली। अब अगर आपसे कोई पूछता है पी यूनियन क्यू में कितने लोग रहेंगे, तो आप बोलोगे देखो भाई 5 ये वाले गिन लो, 5 ये वाले गिन लो, कितने हो गए? 10। लेकिन जब तुमने 10 लोगों को गिना ना, तो 1 और 3 दो बार काउंट हो गए, तो 1 और 3 को रिमूव कर दो तो बच गए 8।
आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद तुमसे पूछ रहा है p कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने बोला देखो भाई मेरे यूनिवर्सल में टोटल एलिमेंट है 15, 15 में से 5 यहां प्रेजेंट है, तो कितने प्रेजेंट नहीं है p में, बचे हुए 10। सिमिलरली q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सर q में 5 एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट q में नहीं है, रिमेनिंग 10। इसका आंसर भी 10, 10 बस 10 का दम, डन। चलो a 1 2 3 5 7, b 1 3 6 10 15, कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस b बताना तुमको। तो a में से पहले तुम वो एलिमेंट हटा दो जो a और b में कॉमन है, तो 1 और 3 हटा देता हूं मैं, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, तो बच गए 3 एलिमेंट। तो बताओ इस वाले सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 3। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखो इक्वल नहीं पूछ रहा हूं, इक्विवेलेंट कोई भी दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट चाहे कुछ भी हो पर काउंटिंग सेम है, उनको प्यार से इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है, हैविंग द सेम कार्डिनल नंबर। अब जैसे ये सेट है 1 2 3 5 7 और जो अगला सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगला सेट हो जाएगा तुम्हारा इन सबका स्क्वायर, मतलब सेट भी है तुम्हारा 1 4 9 25 और 49। तो भाई काउंटिंग तो अभी भी दोनों की 5-5 है ना, ये भी 5 ये भी 5, करेक्ट आंसर इज सी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ए क्यों गलत है, आपने इसको स्मॉल लेटर में क्यों डिनोट किया, स्मॉल लेटर अलाउड ही नहीं है सेट के लिए, इसलिए ए गलत है। ठीक है, अगला पावर सेट क्या होता है, आपको याद है अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, ये वाला नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ने वाला, बहुत पीछे चला गया लगता है, इससे अच्छा तो मैं फिर से एग्जांपल बना देता, इतना टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो ढूंढ के रहेंगे। ये रहा, मैंने एग्जांपल दिया था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 2 3 और 7। अब सेटों का सेट कहलाता है महासेट, और महासेट को बोलते हैं पावर सेट। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि सेट ए का पावर सेट बना दो, तो तुम पता क्या करोगे, तुम 2 3 5 ये सारे का एक और सेट बना दोगे। सेटों का सेट महासेट, वैसे ही सारे सबसेट्स का सेट इज पावर सेट। ठीक है, समझे भाई? चलो वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा कहां तक, पावर सेट तक हो गया। अब ये देखो, एक सेट ए है, ए और बी, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो बताओ उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मैंने बोला पावर सेट कैसे बनता है, सारे सबसेट को मिलाकर बनता है, तो एक सेट के जितने भी सबसेट होंगे उतना ही पावर सेट का कार्डिनल नंबर होगा। तो यहां पर 2 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनल नंबर आएगा 4, आंसर इज 4, क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ 4 सबसेट्स बन सकते हैं। कौन से 4 बन सकते हैं, एक ए बन सकता है, एक बी बन सकता है, एक ए बी बन सकता है, और एक 5 बन सकता है। 5 तो सबका सबसेट होता है 4। अब इसी का सारा सेट बना दो तो ये कहलाता है पावर सेट। अब तुमसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर इज 4। वैसे करके 4 आ गया। ठीक है, सो आई होप गाइज कि आप लोगों के लिए रिवीजन जो है बहुत यूजफुल है, और इसी तरीके से जो है आपको नई चीजें पढ़ने के साथ बीच बीच में रिवीजन के लिए समय निकालते रहना चाहिए। ठीक है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस, मतलब जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास होती है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। जस्ट आपको अनलॉक कोड यूज करना है CA प्रणव, एंड यू कैन एक्सेस योर फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऐप 100% फ्री। And this is the difference between the paid batch and the free batch. So as I told you, Mission Success batch is going to come. अभी भी समय है भाई, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि मिशन सक्सेस बैच आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए एक पूरी तरह गेम चेंजर साबित हो सकता है, अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई करी, शिद्दत से पूरे बैच को अटेंड किया। सो आपको एक्सक्लूसिव नोट्स, 100% लाइव डेडलाइन, RTP PYQ इंक्लूडेड सब मिलता है, नेगेटिव मार्किंग क्विज एंड टेस्ट सीरीज भी इन सारे सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड है। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है एक बार क्विकली आपको बता देता हूं। unacademy.com वेबसाइट पर गए, यहां पर आके आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम का नाम, CA मिलेगा आपको। CA के अंदर यू कैन गो टू CA फाउंडेशन एंड क्लिक CA फाउंडेशन, देन यू कैन सी हियर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कीजिएगा। प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन है, प्लस मतलब लाइव क्लासेस हैं, पूरा का पूरा अनलिमिटेड कंटेंट है। आइकॉनिक के अंदर आपको उसके साथ ये 3 एडिशनल फीचर्स, लाइव मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, प्रिंटेड बुक्स। और प्लस और आइकॉनिक इसमें से क्लिक करोगे तो आपको उसकी प्राइसिंग दिख जाएगी। ये जो प्राइसिंग आपको अभी दिख रही है इट्स वेरी डायनामिक, तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तब वेबसाइट जरूर खोलें। ये एक जनरल प्राइसिंग है जो 31 अगस्त को रिवाइज भी होगी, लेकिन उसके पहले डिस्काउंटेड प्राइस भी बहुत जगह पर एप्लीकेबल है और मल्टीपल ऑफर्स आते रहते हैं, तो ऑफर चेक किए बिना कभी भी सब्सक्रिप्शन ना लें। कोई भी ऑफर होगा आपको कोड यूज करना है CAPRANAV, अगर आप कोड यूज करोगे अपने आप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट today's session. See you all in the tomorrow session. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें
सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, and like and share if you really like the content. Okay, so looking forward to the next lecture. See you guys. Let's crack it. Bye bye. Jai Hind.